तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और अपने अपने घर पर मौज खाते होंगे। तो देखिए ये है अब नया चैनल और आप सभी का मैं यहाँ पर अपने नए चैनल पर स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल पर अपना प्यार देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको शेयर भी करेंगे और लाइक करेंगे वीडियो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा जो आप लाइक करने पर मजबूर हो जाओगे। तो बात करते हैं कि इस बार क्या क्या होने वाला है और पिछले साल क्या क्या हुआ था। देखिए पिछले साल जो है था हमारा 2023 का। वैसे तो आप सभी को यहाँ पर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ये जो साल है आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर साल बनकर सामने आए और यहाँ पर आपकी हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा किया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो पिछला साल था भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। भारत ने यहाँ पर चंद्रयान जो 3 था वो लॉन्च किया और यहाँ पर सफलतापूर्वक यहाँ पर जो इसका डार्क साइड था वहाँ पर इसको लैंड करा दिया और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी सफलता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो भारत की जो सफलता है वो बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को मिली है। और जो इस साल जो होगा 2024 का, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कहा जा रहा है कि 2024 जो होगा वो भारत के नाम होगा। और भारत के साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है जुड़ी हुई है, भारत के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई है 2024 के मामले में। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भारत के लिए और दुनिया के लिए 2024 का जो साल रहेगा वो कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को आगाज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्शन की। तो देखिए 2024 में यहाँ पर भारत में लोकसभा के इलेक्शन होंगे और जो लोकसभा की जो इलेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार उसी से ही बनाई जाती है और यहाँ पर जो देश का जो भविष्य है वो यहाँ पर तय किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो पिछले 10 सालों से जो राज कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री है वो है नरेंद्र मोदी। और नो डाउट नरेंद्र मोदी जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड विदेश में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो भारत का जो डायस्पोरा है, जो इंडियन लोग दूसरे देशों में रहते हैं, उनमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और भारत की जनता के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ही। तो देखिए यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी है उनके सामने यहाँ पर एनडीए का जो ब्लॉक है वो तो उनके साथ है, लेकिन जो उनके सामने है वो यहाँ पर बनाया गया है इंडिया ब्लॉक, जिसमें सबसे मेन पार्टी जो है वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, जेडीयू है, समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। ये सारी पार्टियां एक साथ मिलकर आ गई जो यहाँ पर नॉर्मली बीजेपी के अगेंस्ट राजनीति करती है। तो सारी की सारी जो बीजेपी के अगेंस्ट राजनीति करने वाली जो पार्टियां थी वो यहाँ पर एक साथ आ गई और इंडिया नाम से एक गठबंधन बना दिया। अब इंडिया नाम जो है इन्होंने सोच समझ के रखा था ताकि यहाँ पर जो नेशनलिज्म है उसको भी टच किया जा सके। वैसे इंडिया जो है एक फुल फॉर्म है, एक बड़े लफ्ज़ का एक छोटा मतलब है। तो देखिए जैसे कि इंडिया गठबंधन है तो INDIA, तो यहाँ पर दिया है इंडियन डेवलपमेंटल एंड इंक्लूसिव अलायंस। तो यहाँ पर ये नाम दिया गया है जिसको शॉर्ट में यहाँ पर इंडिया बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर नेशनलिज्म को भी टच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंटली कुछ इलेक्शन हुए थे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ। तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत जाएगा, लेकिन यहाँ पर हुआ इसका उल्टा ही। तीनों ही राज्यों में यहाँ पर कांग्रेस की हार हुई। देखा जाए तो बीजेपी की जो सरकार थी वो मध्य प्रदेश में तो पहले थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की वजह से यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस को यहाँ पर अच्छी खासी सीट आ सकती है और यहाँ पर सरकार बना लेगी। लेकिन यहाँ पर हुआ इसका उल्टा ही। बीजेपी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटों के साथ यहाँ पर विजयी बनी और यहाँ पर बन गए इनके मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर एक सेटबैक की तरह है और यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है वो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक में तो है, लेकिन यहाँ पर इससे निकलने की भी कोशिश कर रही है और यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के अगेंस्ट भी कई सारे स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा इलेक्शन के बारे में। अब वैसे इलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पर यूके में भी इलेक्शन होने वाले हैं। अभी देखा जाए तो यूके के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो है ऋषि सुनक साहब, जो इंडियन ओरिजिन के हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पिछले 1 साल के दौरान वहाँ पर 3 प्राइम मिनिस्टर देखने को मिले। बोरिस जॉनसन पहले थे, लेकिन वहाँ पर कुछ पार्टी का स्कैंडल हुआ जिसकी वजह से उनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। फिर आई यहाँ पर एक और लेडी और उसके बाद यहाँ पर आए ऋषि सुनक साहब। तो देखिए ऋषि सुनक साहब की सरकार जो है अच्छी चल रही है और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भी वो काफ़ी सही कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्शन होने वाले हैं वो है अमेरिका के। देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी का खिताब तो दिया जाता है, जो डेमोक्रेसी को प्रमोट भी करता है, वो अमेरिका है। अमेरिका यहाँ पर दुनिया भर में डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है और जहाँ पर डिक्टेटर की सरकार है वहाँ पर उसके अगेंस्ट बात करता है। जैसे कि चाइना का हमेशा वो अगेंस्ट में रहता है और यहाँ पर उसका ट्रेड वॉर भी काफ़ी ज़्यादा चलता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, नाम के लिए तो वहाँ पर उनके देश के नाम में डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पर जो रियलिटी है वो यहाँ पर डेमोक्रेसी के आसपास भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिका है वो ईरान की भी अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है थियोक्रेसी चलती है, यानी कि धर्मतंत्र चलता है।
तो यहाँ पर भी कोई डेमोक्रेसी का कोई खास मतलब नहीं है। और इसके अलावा जो रशिया है वहाँ पर तो व्लादिमीर पुतिन साहब की तूती बोलती है और उनके सामने किसी की चलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर एक आदर्श डेमोक्रेसी के रूप में यहाँ पर सामने निकल कर आता है, जहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी मर्जी से भी वो जो राष्ट्रपति पद है वो यहाँ पर अपनी मर्जी से भी नहीं चुनती है कि भाई यहाँ पर हमारी तरफ से ये होगा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ना। वहाँ पर उनके बीच में डिबेट होती है, जो भी यहाँ पर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं वो सामने आते हैं और आपस में डिबेट करते हैं और वोटों के बेसिस पर यहाँ पर उनको उम्मीदवार चुना जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर आगे चल के इनके बीच में डिबेट होती है और फिर बाद में जब उम्मीदवार चुना जाता है तो फिर यहाँ पर चुनाव होते हैं और उसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो कौन होने वाला है। तो यहाँ पर अभी जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है, जो इनकी एक टर्म हो चुकी है। वहाँ पर उनके संविधान में एक आदमी सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ पर जो बाइडेन जो है वो दोबारा से यहाँ पर खड़े होंगे और उसके अगेंस्ट जो खड़े होंगे वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो यहाँ पर दोबारा वो खड़े हुए हैं ताकि यहाँ पर अपना जो दूसरा टर्म है उसको यहाँ पर कंप्लीट किया जा सके। तो अब देखिए यहाँ पर जो बाइडेन है वो यहाँ पर उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गेन मिल रहा है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा फिर से पॉपुलर होते जा रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर इस बार जो बाइडेन है वो चुनाव हार जाएंगे और वापस से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर वापस से राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो ये बात हुई इलेक्शन की। और इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो इसरो का जो मिशन है वो यहाँ पर कैसा होगा। तो देखिए आपको तो पता ही है कि इसरो जो है वो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जो यहाँ पर जो लॉन्चेस वगैरह है सैटेलाइट्स के, रॉकेट लॉन्चेस है वो यहाँ पर किया करती है। और आपने तो पिछले साल देखा है 2023 में कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा सफलता हासिल हुई है। चंद्रयान 3 यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेसफुल मिशन रहा, कोई देश यहाँ पर इसके आसपास भी नहीं बचा। यहाँ पर देखा जा रहा था तो कि रशिया का जो एक मिशन था वो यहाँ पर शायद क्रॉस कर देगा इंडिया को और यहाँ पर इंडिया से पहले अपना जो यान है वो उतार देगा। लेकिन क्या हुआ, रशिया का जो स्पेस क्राफ्ट था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, तो वो वहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गया। तो इसी तरह से भारत देश यहाँ पर पहला देश बना दुनिया का जिसने यहाँ पर चंद्रयान 3 जो उसके जो डार्कर साइड था चांद की, उस पर यहाँ पर पहली बार अपना जो चंद्रयान है, जो यान है, स्पेस क्राफ्ट है, वो उतारने में सफल हुआ और यहाँ पर उसकी एक्सप्लोरेशन की और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा को यहाँ पर भारत भेजने में सफल भी हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफल साल रहा। और इसके अलावा यहाँ पर भारत ने सूर्य की जो चीज़ें हैं, सूर्य की जो शोध है उसके लिए भी यहाँ पर एक यान भेजा है। और इसके अलावा यहाँ पर इस साल यहाँ पर भारत का जो प्रोग्राम है गगनयान, उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा और 2025 तक भारत यहाँ पर ये सोच रहा है कि किसी भी तरह करके जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसको यहाँ पर स्पेस में भेजा जाए। और इसरो का ये भी प्लान है कि 2035 तक यहाँ पर अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन भी हो। अब देखिए स्पेस स्टेशन यहाँ पर अभी तो यूनाइटेड स्टेट्स का है, जिसको नॉर्मली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहा जाता है, जिसमें कई सारे देशों का भी हाथ है। और इसके अलावा यहाँ पर चाइना का खुद का भी एक स्पेस स्टेशन है। तो यहाँ पर 2 देशों का यहाँ पर स्पेस स्टेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रशिया भी इसकी कोशिश कर रहा है स्पेस स्टेशन को यहाँ पर लॉन्च करने की और इंडिया भी यहाँ पर 2035 तक यहाँ पर लॉन्च कर देगा एक स्पेस स्टेशन। और स्पेस स्टेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई सा यहाँ पर इंसान पहले जाता है स्पेस में तो यहाँ पर उसको काफ़ी दिन तक रुकना पड़ता है और अपनी जो रिसर्च है वो करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक स्टेबल चीज़ तो चाहिए उसको। तो ये जो स्टेबिलिटी है वहाँ पर रुकने की, दूसरी चीज़ें करने की, तो वो एक स्पेस स्टेशन प्रोवाइड करता है। तो स्पेस स्टेशन यहाँ पर भारत अपना खुद का लॉन्च करेगा 2035 तक और उसकी जो तैयारी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ की जा रही है। और यहाँ पर 2024 एक इवेंटफुल ईयर होने वाला है। यहाँ पर भारत जो है वो 50 मिलिट्री सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाला है। ग्रेजुअली करेगा, धीरे धीरे करेगा वो। अभी जो मिलिट्री सैटेलाइट है इंडिया के वो 9 के आसपास है, लेकिन भारत यहाँ पर मिलिट्री के मामले में यहाँ पर जो सैटेलाइट है उसकी संख्या बढ़ाकर 59 कर देगा, यानी कि 50 यहाँ पर और ज़्यादा ऐड किए जाएंगे। भारत देखा जाए तो इस मामले में एक बहुत बड़ा लीप ले लेगा, कहाँ 9 और कहाँ पर 50 और ऐड हो जाकर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 59। और जो मिलिट्री सैटेलाइट होते हैं ये नॉर्मली यहाँ पर जो इमेजिंग वगैरह है और जो यहाँ पर स्पाई करने की जो चीज़ है वो यहाँ पर की जाती है। अब देखिए यहाँ पर भारत के इतने ज़्यादा दुश्मन तो है नहीं, जो दुश्मन है वो पड़ोसी देश है यहाँ पर, जो चाइना और पाकिस्तान है। तो उनकी नज़र रखने के लिए यहाँ पर हमें मिलिट्री को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो हमारा सैटेलाइट सिस्टम का मजबूत होना। तो मजबूत करने के लिए यहाँ पर जो मिलिट्री सैटेलाइट है उसको यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो सैटेलाइट है वो यहाँ पर मिसाइल से लैस होते हैं और सैटेलाइट के ज़रिए मिसाइल छोड़ी जाती है या फिर लेज़र बीम के ज़रिए यहाँ पर तबाही मचा दी है ना, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पाई के ज़रिए यहाँ पर काम किया जाता है कि जो दूसरा देश है वो क्या कर रहा है, क्या तैयारी कर रहा है, वो उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करके यहाँ पर फिर भारत की जो आर्मी है वो अपना एक्शन डिसाइड करती है कि हमें यहाँ पर अब क्या करना चाहिए।
तो ये चीज़ें हैं। तो भारत की जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको भी यहाँ पर मजबूत करने के लिए सरकार यहाँ पर आगे काम कर रही है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर युद्धों की बात करें तो यहाँ पर अभी जो मेजर वॉर चल रहा है वो यहाँ पर रशिया यूक्रेन का तो चल रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर इजराइल हमास का चल रहा है। अगर हम रशिया यूक्रेन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अभी तो एक स्टेलमेट आया हुआ है, यानी कि यहाँ पर अभी ठहराव आया हुआ है कि जो चीज़ें पहले थी, जिस इंटेंसिटी के साथ पहले लड़ा जा रहा था वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ लड़ा भी नहीं जा रहा है, और मैप में भी यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो 1 साल 1.5 साल पहले यहाँ पर मैप होता था वही सेम मैप वहीं पर ऐसा ही है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास यहाँ पर ग्राउंड पर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 2024 का साल होगा वो यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर रशिया में भी चुनाव होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के सामने कोई यहाँ पर टिक नहीं पाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए जो वॉर है उसकी यहाँ पर इंटेंसिटी पुतिन साहब को बढ़ानी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर सपोर्ट भी तो चाहिए ना जनता का, ताकि यहाँ पर वॉर के पक्ष में यहाँ पर जनता बनी रहे। तो यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें है वो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो यूक्रेन है उसकी मुसीबतें भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो यूरोप के जो देश हैं वो यहाँ पर अब अपना जो समर्थन है वो यूक्रेन से हटा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर उनकी जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो यहाँ पर यूक्रेन खत्म कर रहा है। क्योंकि एक देश को यहाँ पर अपनी जो मिलिट्री है उसको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए हथियारों की पर्याप्त संख्या होना जरूरी है, लेकिन वो अपने जो हथियार है वो यहाँ पर यूक्रेन को दे रहे हैं, तो उनके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बच रहा है, यानी कि उनका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है नहीं जितना वो यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर यूक्रेन को यहाँ पर मिलिट्री के जो इक्विपमेंट है उससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम में इस्तेमाल करना पड़े। और इसके अलावा यहाँ पर यूरोप वाले उनको पैसे तो दे रहे हैं, अब यूरोप वाले भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। 2 साल के लगभग होने वाले हैं और ये वॉर ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर पैसे लगातार देने पड़ रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर यूक्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा गंदा साल रहने वाला है, और रशिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गेन करने वाला है। और हो सकता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंटेंसिव वॉर होने के बाद यहाँ पर पीस डील भी साइन हो जाए, ट्रूस भी आ जाए, यहाँ पर वॉर भी शायद रुक भी सकता है। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर इजराइल हमास वॉर है। अब देखिए यहाँ पर 7 अक्टूबर को जो हुआ वो आपने सभी ने देखा है कि यहाँ पर एक बहुत तगड़ा यहाँ पर हमला किया था हमास ने। लगभग 5-6 हज़ार रॉकेट 20 मिनट के अंदर अंदर ही यहाँ पर इजराइल के ऊपर ताक दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और इसके अलावा यहाँ पर जो जो बॉर्डर है इजराइल और गाजा के बीच में, उसको भी यहाँ पर तोड़ के जो हमास के लोग थे अंदर आ गए थे और यहाँ पर कत्लेआम मचा दिया था। तो इसकी जो निंदा थी वो सभी देशों ने की, लेकिन यहाँ पर इजराइल का इंटेंशन कुछ और ही था। इजराइल ने यहाँ पर गाजा को पूरा बर्बाद कर दिया है। 21,000 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मार दिया है इजराइल ने, जिसमें से ज़्यादातर तो बच्चे हैं और फिर महिलाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक वॉर क्राइम की तरफ बढ़ रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है उसने यहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट वॉर जेनोसाइड का जो मामला है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी डाल दिया है, जो हेग नीदरलैंड में है, जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस मामले में आगे क्या होगा ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर इजराइल का यही कहना है कि जब तक हम यहाँ पर हमास को ख़त्म नहीं कर देते तब तक यहाँ पर ये जो लड़ाई है वो चलती रहेगी। और ये जो लड़ाई है हम यहाँ पर महीनों तक भी चला सकते हैं, कई महीने लग जाएंगे इसको, लेकिन जब तक यहाँ पर हमास ख़त्म नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं। तो अभी हमें और ज़्यादा ब्लडशेड देखने को मिलेगी, और हो सकता है यहाँ पर हज़ारों लोगों की और जान जाए। 21,000 तो यहाँ पर की मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि और हज़ारों लोगों की जान चली जाए फिनिश करने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और 2 वॉर तो ये चली रही है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद ये भी की जा रही है कि यहाँ पर जो वॉर है वो और ज़्यादा देशों में हमें देखने को मिले। सबसे बड़ा खतरा तो इजराइल हमास वॉर के बीच में है कि ये जो वॉर है वो यहाँ पर पूरे मिडिल ईस्ट में भी फैल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो हुती यहाँ पर लगातार मिसाइल फेंक रहे हैं इजराइल की तरफ, और जो कमर्शियल शिप जा रही है रेड सी में उसको यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्ला है वो यहाँ पर अटैक करता है, फिर बाद में यहाँ पर इजराइल यहाँ पर तगड़ा एयर स्ट्राइक कर देता है। तो इसी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे जो देश है वो दूसरे यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन यहाँ पर 2 देश ऐसे हैं, यानी कि 2 वॉर ऐसी है जो हो सकता है कि 2024 में हमें देखने को मिलेगी। एक यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका में एक देश है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेनेजुएला। वेनेजुएला देखा जाए तो इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, इससे ज़्यादा तेल किसी देश के पास नहीं है। जो प्रूवन ऑयल रिजर्व है वो सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास ही है। तो वेनेजुएला यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। लेकिन इसका जो मसला चल रहा है वो उसके पड़ोसी देश जो ईस्टर्न साइड में है, गयाना, उसके साथ चल रहा है। और गयाना का जो 2/3 हिस्सा है जिसको हम एसेकिबो के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पर अपना बदलाव है कि भाई यहाँ पर जो एसेकिबो रीजन है वो यहाँ पर वेनेजुएला का है, जिसकी वजह से गयाना वाले डर गए हैं कि भाई यहाँ पर इसकी वजह से हमें इतना बड़ा जो एरिया है उससे हाथ धोना ना पड़े। क्योंकि देखा जाए तो
कहाँ वेनेजुएला और कहाँ पर गयाना। वेनेजुएला की आबादी 3 करोड़, गयाना की सिर्फ 8 लाख, और उसकी जो वेनेजुएला की जो मिलिट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा तकड़ी है। और वेनेजुएला के पीछे रशिया का हाथ है, चाइना का हाथ है, बहुत सारे दूसरे देशों का भी हाथ है, ईरान का भी हाथ है इसमें। तो यहाँ पर मजबूती देखा जाए तो वेनेजुएला के सामने गुयाना कुछ भी नहीं है, और एक हफ्ते में ही अपने कब्जे में कर सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि अब क्या जो वॉर होगा वो शायद हो सकता है कि वेनेजुएला और गयाना के बीच में हो। और इसके अलावा जो कोरियन पेनिनसुला है उसमें भी यहाँ पर हमें वॉर देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया है वो दोनों देश तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बन गए थे। इससे पहले तो एक ही देश था और उसके ऊपर भी जापान ने कब्जा कर रखा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर जब जापान की हार हुई तो यहाँ पर जो साउथ कोरिया था उसकी तरफ के जो जापान के सैनिक थे उन्होंने यहाँ पर अमेरिका के सामने सरेंडर किया, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया की तरफ के जो जापानी सैनिक थे उन्होंने यहाँ पर सोवियत यूनियन के सामने सरेंडर किया। तो इसी तरह से यहाँ पर आधा आधा कोरिया हो गया और एक पे कर लिया। एक पर यहाँ पर जो सरकार बनी वो कम्युनिस्ट पार्टी की बनी, जो कम्युनिस्ट देश बन गया, और सामने वाला जो नीचे वाला जो था साउथ कोरिया वो यहाँ पर एक कैपिटलिस्ट देश बन गया, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का इस पर कब्जा हो गया था। तो यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में वॉर चल रही है और अभी तक भी कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई, बस ट्रूस है, यानी कि अभी हम लड़ाई रोक देते हैं लेकिन जंग ये चलती रहेगी। तो यहाँ पर ऐसा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि भाई यहाँ पर अपने देश के नागरिकों को ये कह दिया है कि भाई यहाँ पर वॉर के लिए तैयार रहो। यानी कि यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है इसके बीच में यहाँ पर हमें वॉर भी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी नॉर्थ कोरिया यहाँ पर लगातार अपनी मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, सैटेलाइट यहाँ पर आसमान में भेज रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक सैटेलाइट भेजी भी थी जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी थी, और यहाँ पर उन्होंने अपना जो डेटा है उसको भी भेजना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दूसरे देशों को काफ़ी ज़्यादा पोक कर रही है। तो हमें देखने को मिल सकता है कि इस दोनों के बीच में वॉर भी हो सकती है। तो 2024 का जो साल है वो एक इंडिया के नाम तो होने ही वाला है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट है उसमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर या तो वॉर जो चल रही है वो ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर नई वॉर भी शुरू हो सकती है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि 2023 का जो साल था वो भारत के लिए कैसा रहा, लेकिन जो 2024 का साल होगा वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये देखने वाली बात होगी। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।